वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, कायम दम रखें, आमीन। बेटा आज लीनियर अलजबरा के ऊपर जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है उसका 7वां लेक्चर देने जा रहा हूँ बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने स्टार्ट लेना है, आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम लोग देखेंगे। तो हमारा ये वेक्टर स्पेस के सिलसिले में तकरीबन कोई लास्ट जो है काम वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा दूसरा नाम होता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ये ग्रुप्स के अंदर या ग्रुप थ्योरी के अंदर भी टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म का, लेकिन हम आज इसे पढ़ रहे हैं फॉर वेक्टर स्पेस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये हमारा लेक्चर है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी आइन डेफिनेशन देखते हैं। बेटा देखें, बात ये है कि अगर दो वेक्टर स्पेसेस में ले लूँ u एंड v, बी यानी टू वेक्टर स्पेसेस, then a mapping T from U to V is said to be, इस मैपिंग को कहेंगे a linear transformation और homomorphism। linear transformation if number 1 T when applied on x plus y is equal to t of x gives t of x plus t of y for all x y belongs to u। यानी u के दो एलिमेंट्स के ऊपर, उनके सम के ऊपर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके ऊपर अलग-अलग एप्लीकेशन के सम के इक्वल है। इसको एक्चुअल में इसी तरह कहते हैं जैसे स्ट्रक्चर रिमेन प्रिजर्व्ड। तो सेकेंडली जो सा इनका सम जो सा वो इस तरह लिखा जा सके, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अगर किसी फील्ड के एलिमेंट ए को u के एलिमेंट x के साथ मल्टीप्लाई करें तो a इंटू टी ऑफ x इसको लिखा जा सके फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड x बिलोंग्स टू u। अगर हम कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर सकें कि जो ये दो जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि t जो सा वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम u टू v। तो ये जो दो कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, अगर मैं इन्हें कंबाइंड करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टी ऑन अप्लाइड ऑन ए एक्स प्लस बी वाई शुड बी इक्वल टू ए ऑफ टी ऑफ एक्स, ए मल्टीप्लाई बाई टी ऑफ एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई टी ऑफ वाई। तो अगर ये एक जो कंडीशन है इसको देखा जाए तो इसके अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर दो वेक्टर स्पेसेस के ऊपर ये कंडीशन दो सेटिस्फाई करेगी तो वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक छोटी सी बात आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कंडीशन 2 को देखूँ, ये मैं नोट की शक्ल में बता रहा हूँ, नोट्स पे तो ये मौजूद नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये एक्चुअल में यहाँ मैं नोट से पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो होमोमॉर्फिज्म होती है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर एक जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मदद से हम दूसरी जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जानते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन है दो वेक्टर स्पेसेस की। और ये जो मैं नोट के अंदर बात बताने जा रहा था वो ये थी कि अगर आप इसको देखेंगे, आपने डेफिनेशन बेटा प्रिपेयर करनी है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए दिया जाएगा। तो इसके बारे में एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जो नोट मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये थी कि टी व्हेन अप्लाइड ऑन ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ एक्स। अब अगर मैं यहाँ a को 0 के बराबर पुट कर दूँ तो फिर मेरे पास आ जाता है टी इंटू ज़ीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू टी ऑफ एक्स। आंसर इसका भी सिफर आएगा और आंसर इस अंदर वाली ब्रैकेट का भी सिफर आएगा, बट इस सिफर में और इस सिफर में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। वो क्या कि जो ज़ीरो और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें x जो है वो वेक्टर स्पेस u का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स करके आएगा, यानी ए एक्स जो सा है वो आपको पता है अगर एक्स जो सा वेक्टर स्पेस का या वी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है ए और वी जो सा वो इससे बिलोंग करता है वी से। तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में था। ऐसे ही अगर एक्स यू से बिलोंग करे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो सा है वो जब आंसर तो 0 आएगा लेकिन वो यू से बिलोंग करेगा, यानी ये आइडेंटिटी यू की आइडेंटिटी कहलाएगी। इसके बरक्स ये मल्टीप्लिकेशन से अगर मैं इसका नाम ज़ीरो स्टैरिक रख दूँ तो ये जो ज़ीरो स्टैरिक है ये एक्चुअल में वी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो टी ऑफ एक्स होता है, टी ऑफ एक्स, एक्स तो यू का एलिमेंट था लेकिन जब टी इस पे अप्लाई हुआ, टू टी चूँकि मैपिंग है यू से वी, जब टी यू के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है तो आंसर वी में जाता है। इसका मतलब टी ऑफ एक्स जो है वी से बिलोंग कर रहा है। और 0 मल्टीप्लाई बाय वी का कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो जो आइडेंटिटी आएगी वो वी की आइडेंटिटी होगी, यानी एक वेक्टर स्पेस यू है और एक वेक्टर स्पेस वी है। अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी तो टी लाजमी जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू होगा उसको मैप करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी के ऊपर। तो ये आप लोगों को ज़हन में रखना है कि जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करेंगे तो जो दो वेक्टर स्पेसेस की बात हो रही होगी उनमें एक वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी कुछ और होगी, दूसरे की कुछ और होगी। तब तक ये बात आप लोगों को ज़हन में रखनी है जब तक ये दोनों सेम ना हो। अगर यानी आप इस मैपिंग को आइडेंटिटी मैपिंग के तौर पर करवा रहे हैं या आप ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जो एक टाइप की स्पेस को उसी टाइप की स्पेस में मैप कर रही है, तो उस सूरत यानी R3 को R3 पे ही मैप कर रही है या R2 को R2 पे ही मैप कर रही है, उस सूरत में तो आइडेंटिटी सेम रहेगी। लेकिन अगर ये दो डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस आप डिस्कस करते हैं, जैसे आप R3 को R2 पे मैप करवाते हैं या R2 को R3 पे मैप करवाते हैं, तो जो आइडेंटिटी होगी वो डिफरेंट डिस्कस होगी, यानी दोनों की जो सी आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है मैं उसको अब आगे लेके चल रहा हूँ कि हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक मैपिंग है टी फ्रॉम यू टू वी और वी दो वेक्टर स्पेसेस हैं तो बेटा नंबर 1 टी जब यू के दो एलिमेंट्स के सम पे लगेगा तो टी उनका अलग-अलग सम करके आएगा, और जो दूसरे नंबर पर टी जब ए मल्टीप्लाई बाय एक्स करके लगेगा तो ए इंटू टी ऑफ एक्स देगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सेटिस्फाई होगी जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर मैप की जा रही होगी तो उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करो, नोट्स पे भी ये एग्जांपल मौजूद है। टी V3R से V2R पे एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअल में कहना ये चाह रहा है कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और उसको उसने डिफ़ाइन किया क्वेश्चन। वो कहता है ये ऐसे डिफाइंड है जैसे टी जब x1 x2 x3 पे लगेगा तो आंसर x1 माइनस x2 x1 प्लस x3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, और ये 2 डायमेंशनल है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए V3 से V2 या R3 से R2 पे डिफाइंड है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि शो करके दिखाओ ये जो आपने मैपिंग डिफ़ाइन की है इज़ अ होमोमॉर्फिज्म या इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने चेक करना है। इसका मतलब है ये मैपिंग जो सा 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे होमोमॉर्फिज्म की या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये हमने चेक करना है। उसमें नंबर 1 की तरफ आते हैं। नंबर 1 ये है कि हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक x1 x2 x3 और एक y1 y2 y3 y1 y2 y3। ये एक जो सा एलिमेंट है इसका नाम u रख लिया या आप इसका नाम x रख लें और इसका जो नाम है वो आप y रख सकते हैं। तो ये कंडीशन हम चेक करने जा रहे हैं। तो जब इसको इस पर अप्लाई करना है तो पहले तो ये ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होंगे तो x वाला कंपोनेंट x में ऐड हो जाएगा, y वाला कंपोनेंट y जो सेकंड है कंपोनेंट वो सेकंड में ऐड हो जाएगा, थर्ड वाला थर्ड में ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने गिवन बताई है उसको अप्लाई करना है। इसको समझ लो ये x1 लिखा हुआ है, ये x2 है, ये x3 है। तो आंसर वो कहता है कि जब t इस पे अप्लाई होगा तो कैसे आएगा x1 माइनस x2 यानी इस तरह करके एलिमेंट आएगा x1 प्लस x3। तो अब यहाँ x1 जिसका नाम लिखा हुआ वो पहले लिखता हूँ मैं,
विच इज़ x1 प्लस y1 माइनस x2, जिसका नाम लिखो उसे माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और x1 प्लस x3 का मतलब है x1 प्लस y1 प्लस होगा x3 ऐड होगा x3 प्लस y3 पे। इसका मतलब है बेटा आप इसको गौर से देखें, इसको हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, इसको ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखा, कॉमा दरमियान में कॉमा है, इसको इकट्ठा कर दें x1 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y3। तो ये जो लाइन है इसको लिख सकते हैं फिर हम लोग आगे। मैं ये लाइन इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें ये जो एलिमेंट है x1 माइनस x2 कॉमा x1 प्लस x3, ये एक्चुअल में ऐड हुआ है y1 माइनस y2 कॉमा y1 प्लस y3। देखो बेटा जब इसे आप ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले में ऐड होगा तो ये लाइन आएगी, प्लस कॉमा दूसरा कंपोनेंट दूसरे में ऐड होगा तो ये लाइन आएगी। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अच्छा अब इसको देखो, ये जैसे मैंने लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये x1 x2 x3 के ऊपर t अप्लाई हुआ हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है t ऑफ x1 x2 x3 प्लस ये जहाँ x लिखे हुए थे अब वहाँ y लिखा हुआ है सिंपल, तो इसका मतलब t ऑफ y1 y2 y3 है, मीन्स ये t ऑफ x है प्लस ये t ऑफ y है। तो पहली जो कंडीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो ओबे हो गई, वो हमने चेक कर ली। अब मैंने सेकंड कंडीशन की तरफ आना है, सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करना है ताकि हम ये कह सकें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है बेटा उसकी तरफ आते हैं, t अप्लाइड ऑन ए एक्स मीन्स x का एलिमेंट था, x का जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू हमने ये ली हुई है, a उससे मल्टीप्लाई होगा तो तीनों कंपोनेंट से हो जाएगा, और फिर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अब आपने इसके ऊपर ये मैपिंग अप्लाई करनी है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है माइनस सेकेंड कंपोनेंट यानी ax1 माइनस ax2, ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे x1 x2 x3 पे ऐसे अप्लाई होगी तो इन पे इनको देखते हुए अप्लाई कर रहे हैं, कॉमा ax1 प्लस यहाँ पे ax2 है और यहाँ आ जाएगा ax1 प्लस ax3, और इसमें से a कॉमन बाहर आ जाएगा तो आएगा x1 माइनस x2 कॉमा x1 प्लस x3। तो ये जो लिखा हुआ है तो फिर वही लाइन आ गई, इसका मतलब a इंटू लिखा हुआ है ये t x1 x2 x3 और x1 x2 x3 x का नाम था, इसका मतलब टी एक्स पे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब टी ऑफ ए एक्स जो सा a इंटू टी ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। लिहाजा ये जो मैपिंग है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमने वेरीफाई कर ली है। तो इस तरह करके कोई क्वेश्चन आपके पास आए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चेकिंग का तो आपको ये देखना चाहिए। अब आप लोग नेट से सर्च करें, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करिएगा। ये आप लोगों का एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो डेफिनेशन आपके सामने है कि टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पे तो टी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और सेकेंडली ये है कि टी लाजमी जो सा है वो ज़ीरो जो यू का एलिमेंट है उसको वी के ज़ीरो यानी एलिमेंट के ऊपर जो सा वो अप्लाई कर जो सा मैप करता है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटी या कंडीशन है। तो इन बातों को ज़हन में रखें, हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये कर्नल की डेफिनेशन में एक्सप्लेन करने लगूँ कि होमोमॉर्फिज्म में कर्नल क्या चीज़ होती है। अगर टी एक मैपिंग है फ्रॉम यू टू वी वेयर यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी जो सा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर हमारे पास ऐसा सेट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ टी कहलाता है जिसमें वो एलिमेंट्स यू के आते हैं, वेक्टर स्पेस यू के ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर जब टी अप्लाई होता है तो उसका आंसर वी की आइडेंटिटी आता है। अगर मैंने यहाँ ज़ीरो लिखा है तो मैं बता रहा हूँ वेयर ज़ीरो बिलोंग्स टू वी, यानी वेक्टर स्पेस वी की आइडेंटिटी अगर ज़ीरो से रिप्रेजेंट करनी है तो आप ज़ीरो लिख सकते हैं, अगर आप ज़ीरो स्टैटिक लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। यानी इसका मतलब ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब यू से वी पे लगती है तो कर्नल ऑफ टी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो कि ज़ीरो पे मैप हो रहे होते हैं, आइडेंटिटी के ऊपर इसकी ज़ीरो स्टैरिक के ऊपर ये मैप हो रहे होते हैं। तो ये जो सेट है ये कर्नल ऑफ टी कहलाता है, यानी इसके अंदर कुछ ऐसे यू के एलिमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर अगर टी अप्लाई किया जाएगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे। वो तमाम एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो जो उनसे कर्नल ऑफ टी कहलाता है। कर्नल के बारे में कुछ बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ। कर्नल का दूसरा नाम होता है नल्स स्पेस। ये जो कर्नल
टी कर्नल ऑफ टी है, इसे नल स्पेस भी कहते हैं। तो इसको नल स्पेस भी कहते हैं, और इसको जो है ना, इसको प्रूफ किया जा सकता है ये सब स्पेस है वेक्टर स्पेस यू की। यानी कर्नल ऑफ टी जो है इज़ अ सब स्पेस इज़ अ, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में, सब स्पेस ऑफ यू। इसे वेरीफाई किया जा सकता है, तो मैं इसे वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि कर्नल ऑफ यू जो है वो कर्नल ऑफ टी जो है वो कैसे एक सब स्पेस ऑफ यू है। तो कर्नल ऑफ टी के अंदर मैंने बताया कि यू के एलिमेंट्स आएंगे और कुछ ऐसे एलिमेंट्स ये होंगे कि जिन पे जब टी अप्लाई होगा तो आंसर लाजमी आइडेंटिटी ऑफ वी आएगा या ज़ीरो ऑफ वी आएगा। तो इसको अब चेक करना है कि ये एक सब स्पेस ऑफ यू है या नहीं। तो उसके लिए हमने कर्नल ऑफ यू से 2 एलिमेंट्स ले लिए, कर्नल ऑफ टी जो सा के ई आर ऑफ टी जो सा सेट में से 2 एलिमेंट्स ले लिए। अगर ये कर्नल के एलिमेंट्स हैं तो लाजमी टी यू वन भी ज़ीरो है, टी यू टू भी ज़ीरो है। और सब स्पेस की क्वालिटी अगर जेन में लेके हैं, मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन या थ्योरम्स भी प्रूव करवाए थे कि अगर 2 एलिमेंट्स जो से हैं वो एस से बिलोंग करें तो एस सब स्पेस तब होता है जब उनका लीनियर कम्बिनेशन एस में चला जाता है। तो इसका मतलब है इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन ले रहा हूँ, ए यू वन प्लस ए यू टू। तो इसको चेक करना है कि ये जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है इसके ऊपर अगर टी अप्लाई करें तो इसका आंसर भी सिफर होना चाहिए। तो कंसिडर का लफ्ज़ लिख के मैंने बेटा टी ऑफ ए यू वन प्लस ए यू टू ले लिया। तो टी चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के ये 2 पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने स्टार्ट में बताया था। आप कंबाइन करके लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखते हैं, ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई। तो इसका मतलब इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ए टी यू वन प्लस बी टी ऑफ यू टू। लेकिन ये भी सिफर के बराबर है, ये भी, और ये सिफर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने ज़ीरो स्टैरिक कहना है तो इसको ज़ीरो स्टैरिक कहिएगा। अच्छा, इसका मतलब ये ए इंटू ज़ीरो स्टैरिक आ जाएगा प्लस बी इंटू ज़ीरो स्टैरिक आ जाएगा। और ये चूँकि वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है, ए से ज़रब होगा तो वो भी वेक्टर स्पेस वी में आएगा। ए ज़ीरो स्टैरिक तो ये ज़ीरो स्टैरिक आएगा, ज़ीरो स्टैरिक ये भी आएगा, और दोनों का सम फिर यही आएगा। इसका मतलब ये वी से बिलोंग कर गया है। और ये एक्चुअल में बताना ये चाह रहा था, टी जब इस पर अप्लाई हुआ तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी आ रहा है। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जो सा वो कर्नल का एलिमेंट आ गया। अगर ये कर्नल का एलिमेंट, अच्छा यहाँ ए बी लिखना था यहाँ पे, सॉरी, ए यू वन प्लस बी यू टू। तो ए यू वन प्लस बी यू टू जो है वो कर्नल का एलिमेंट है। इसका मतलब कर्नल इज़ अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस यू। तो ये हमने प्रूव किया है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए आइंदा कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू है या जो पहली वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट्स की एक सबसेट है जिसको सब स्पेस भी प्रूव किया जा सकता है। और ये ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन होता है जो कि टी के अंदर ज़ीरो पे मैप हो रहे होते हैं, और वो ज़ीरो वेक्टर स्पेस वी वाला ज़ीरो होता है। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म या रेंज ऑफ टी की बात करते हैं। इसे आर ऑफ टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रेंज ऑफ टी में क्या आता है, देखिए बात यह है, जब टी यू से वी पे मैप किया जाता है तो ऑब्वियसली टी जितने जो यू के एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं विल्फर्स, तो उनको जो उनसे मैप कर रहा होता है वी के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर। अब ये जितने एलिमेंट्स वी के ऊपर एलिमेंट्स पे मैप हुए होते हैं वो तमाम जो उनसे है वो रेंज ऑफ टी कहलाते हैं। यानी मैप्ड हुए हुए मैपिंग के अंदर, इस एफ के अंदर जो एलिमेंट्स मैप हैं वी के, उन एलिमेंट्स की कलेक्शन। इसका मतलब ये वी के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब जो कर्नल था वो तो यू के एलिमेंट्स की कलेक्शन था, ये वी के ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो कि यू, जिसके लिए यू में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिन पे टी जब अप्लाई होगा तो, यानी फॉर सम यू बिलोंग्स टू यू के लिए, जो यू के ऐसे एलिमेंट्स जो कि वी के एलिमेंट्स को मैप कर रहे हैं, वी के एलिमेंट्स में मैप हो रहे होंगे, टी जिनको मैप करके यू के एलिमेंट्स को वी के एलिमेंट्स पे लेके आएगा, तो वी के वो तमाम एलिमेंट्स जो मैप हुए हुए हैं उनकी कलेक्शन जो उसकी रेंज ऑफ टी कहलाती है। और इसको भी सब स्पेस प्रूफ किया जा सकता है। और ये किसकी सब स्पेस होगा, ये वेक्टर स्पेस वी की जो उसकी वो सब स्पेस होगा। यानी प्रूव करने के लिए अगर कोई कहता है कि प्रूफ करो रेंज ऑफ टी जो सा इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी, तो इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। और ये आपके नोट्स पे कहीं लास्ट में उनसे ना ये थ्योरम का प्रूफ मौजूद है कि आप लोगों ने इसको प्रूफ करना है
कि रेंज ऑफ टी, और रेंज ऑफ टी मैंने अभी डिफ़ाइन किया है कि ऐसे एलिमेंट्स ऑफ वी होते हैं कि जिनके लिए कुछ यू ऐसे मिल जाते हैं, टी जब यू पे अप्लाई होता है तो वी आंसर आता है, फिर यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू यानी वेक्टर स्पेस यू जो सा उसके एलिमेंट्स। अच्छा, अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर कोई से दो एलिमेंट ले लेता हूँ v1 v2 बिलोंग्स टू आर ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, तो लाजमी सो देयर एग्जिस्ट सम u1 u2 बिलोंग्स टू u फॉर विच tu1 जो है वो v1 के बराबर होगा, tu2 जो है वो v2 के बराबर होगा। और हमने क्या प्रूव करना है, अगर ये दो एलिमेंट्स RT से लिए हैं तो इनका लीनियर कम्बिनेशन लें वो भी RT में जाना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना है हम लोगों ने, उसका स्टार्ट ले रहा हूँ कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 एलिमेंट्स जो सा यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है ए कंसिडर, मैंने ये कंसिडर किया कि AV1 प्लस BV2। तो V1 बेटा मैंने अभी बताया था वो बराबर है TU1 के, और जो V2 है वो किसके बराबर है, TU2 के, तो B इंटू टी ऑफ U2 लिख दिया। और T जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AU1 प्लस BU2। अब देखो बात ये है, अच्छा इसके नीचे मैं वेक्टर्स के निशान बाज़ों का डाल देता हूँ, बाज़ों का स्किप कर देता हूँ, और मैंने आप लोगों से क्लास में भी बोला था कि आप इसे डाल भी सकते हैं ना भी डालें, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर्स हैं, हमें पता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। चूँकि U1 U2 वेक्टर स्पेस U का एलिमेंट है और ये वेक्टर स्पेस है तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी U में ही होगा, इसका मतलब ये तो U का एलिमेंट है। और जब कोई U का एलिमेंट लेके उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है तो वो V पे चला जाता है, क्योंकि V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए जब भी U के एलिमेंट्स के ऊपर T अप्लाई होता है तो आंसर V में जाता है। इसका मतलब ये सारा कुछ तो V से बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये बिलोंग कर गया V से। है किसका एलिमेंट, V1 V2 किसके थे, V1 V2 जो है वो वेक्टर स्पेस V से लिए थे, और AV1 प्लस BV2 भी V में चला गया। इसका मतलब है जो सॉरी ये V मैं बोल तो गया, एक्चुअल में है ये क्या था कि जब U के ऊपर T अप्लाई होता है तो T ऑफ U जो से हैं वो रेंज के एलिमेंट्स आते हैं। इसका मतलब है ये किससे बिलोंग करेगा, रेंज ऑफ T से। इसका मतलब लिया किस में से था, रेंज ऑफ T में से, और चला किस में गया दोबारा जी, रेंज ऑफ T में। लिहाजा इनका चूँकि लीनियर कम्बिनेशन इसमें चला गया, लिहाजा ये सब स्पेस बन गया, RT इज़ अ सब स्पेस। और किसकी सब स्पेस बन गया, ये सब स्पेस बन गया V की, सब स्पेस ऑफ V। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हुई थी मैं उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दोबारा कि U1 U2 U का एलिमेंट है, इनका लीनियर कम्बिनेशन U में होगा क्योंकि U वेक्टर स्पेस है। जब T इस पर अप्लाई होगा तो चूँकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T जब भी U टाइप के एलिमेंट्स में मैप होता है तो उनका जो आंसर है वो रेंज ऑफ T में चला जाता है। इसका मतलब इसका आंसर रेंज ऑफ T में जाएगा। ये दोनों एलिमेंट्स लिए किस में थे, रेंज ऑफ T में से। इनका लीनियर कम्बिनेशन चूँकि चेक किया वो भी रेंज ऑफ T में चला गया, लिहाजा रेंज ऑफ T इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो हमने अभी तक इस लेक्चर के अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक देखा है, और उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि कर्नल ऑफ T क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है मैंने बताया है कि कर्नल ऑफ T जो है वो एक सब स्पेस है। किसकी सब स्पेस है, T अगर U से V पर डिफाइंड है तो कर्नल ऑफ T इसकी सब स्पेस होती है, और जो रेंज ऑफ T है वो V की सब स्पेस होती है। इसको भी हमने वेरीफाई किया, और हमने ये भी देखा कि अगर ये ज़ीरो जो है वो U से बिलोंग कर रहा है तो जो आंसर है वो जो ज़ीरो आ रहा है वो V से बिलोंग करेगा, और ये हर सूरत में होगा अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद उनसे हम लोग एक थ्योरम की तरफ आ रहे हैं, ये भी आपके नोट्स में मौजूद है। थ्योरम ये है, एक रिज़ल्ट है, वो क्या है कि अगर T फ्रॉम U टू V है इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है ओके, देन अगर ये होमोमॉर्फिज्म है देन T इज़ 1 to 1, T जो है वो 1 to 1 मैपिंग है इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ T इज़ ओनली इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये U जो है वो U से सॉरी ज़ीरो जो है वो U से बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये प्रूफ करके दिखाना है अगर T 1 to 1 है तो कर्नल ऑफ T जो है आइडेंटिटी ऑफ U के बराबर है, यानी कर्नल ऑफ T जो सेट है उसके अंदर U का सिर्फ एक एलिमेंट आएगा विच इज़ ज़ीरो, या उसकी आइडेंटिटी। तो T 1 to 1 का मीनिंग क्या होगा, 1 to 1 का मीनिंग ये है कि T अगर U के दो एलिमेंट्स पे लगाते हैं और उसको इक्वल रखते हैं
तो ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब u1 इज इक्वल टू u2 होगा, यानी दो इमेजेस के प्री इमेजेस भी, दो सेम इमेजेस के दो प्री इमेजेस हैं वो भी सेम होंगे। और अगर इसको ऑपोजिटली ऐसे देखा जाए, अगर ये चीज़ दोनों बराबर नहीं है तो लाजमी जो सा u1 इज़ नॉट इक्वल टू u2, इसे कहते हैं ये T11 की कंडीशन में आ जाता है। तो हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, प्रूफ की तरफ आ रहा हूँ इसके थ्योरम के, वो ज़रा प्रूफ सब लोग देख लो कि लेट किया टी यू से वी पे जो सा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एल टी मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अब एब्रीविएशन को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लाजमी जो आइडेंटिटी ऑफ यू होगी उसको वी की आइडेंटिटी पे टी मैप करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ टी, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के मुताबिक हम ये लाइन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने ये सपोज कर लेना है कि टी जो सा 1 1 है, लेट टी इज़ 1 to 1। अच्छा, नाउ इफ़ यू बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, अच्छा कर्नल ऑफ टी का एक एलिमेंट मैंने उसका नाम यू रखा, तो ये ऑब्वियसली यू के एलिमेंट्स होते हैं कर्नल के अंदर, तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल टी ऑफ यू जो सा वो भी ज़ीरो स्टेरिक के बराबर है। अच्छा, इधर ऊपर हमने कहा टी ऑफ ज़ीरो जो सा ज़ीरो स्टेरिक के बराबर है, इधर हमने यू को ही एलिमेंट लिया कर्नल का, तो टी ऑफ यू भी ज़ीरो स्टेरिक के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स टी ऑफ यू इज़ इक्वल टू टी ऑफ ज़ीरो। अब टी आपने लिया हुआ 1 to 1, और मैंने अभी आपको बताया था अगर दो इमेजेस सेम हैं तो उनके प्री इमेजेस भी सेम होंगे। इसका मतलब है यू बराबर होगा लाजमी ज़ीरो के, यानी टी ऑफ ज़ीरो था ना, तो यू बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। इसका मतलब है कि यू कोई फ़र्ज़ी या एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था कर्नल ऑफ टी का, वो ज़ीरो, इसका मतलब कर्नल ऑफ टी में है ही सिर्फ ज़ीरो। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि कर्नल ऑफ टी जो है वो सिफर के बराबर है। तो ये एक हिस्सा मैंने वेरीफाई कर दिया। अब इसके कन्वर्सली चलना है, और कन्वर्सली में क्या करना है आपने, कन्वर्सली में लेट कर लेना है कि कर्नल ऑफ टी जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ ज़ीरो। हमने प्रूव करना है कि टी इज़ 1, टू प्रूव टी इज़ 1 to 1। अगर ये 1 to 1 मैपिंग प्रूव करनी है तो कंसिडर हमने दो एलिमेंट्स लिए u1 u2 बिलोंग्स टू u, एंड टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2 कह दिया जी। हमने ये प्रूव क्या करना है, अगर टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2 है तो लाजमी u1 इज इक्वल टू u2 है। वो दिखाने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ। ये u2 उठा के मैं इधर ले आया। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, और हमें ये पता है कि अगर टी जो सा ए टी एक्स करके प्लस बी टी वाई लिखा हो और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इसे लिख सकते हैं टी ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई। इसको इस तरह लिखा, तो मैं ये कह रहा था कि ये फिर लिखा जा सकता है। हम लोगों ने ये जो लिखा, इसका मतलब है हम ये जब इस कंडीशन को देखें तो a यहाँ 1 के इक्वल है और u1 की जगह x लिखा हुआ है, b यहाँ -1 के इक्वल है। तो इस चीज़ के देखते हुए हमने इस लाइन को, यानी इस लाइन को इस शक्ल में लिखें तो ये बन जाता है टी ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन को ये लिखा जा सकता है बिकॉज जो t है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जब भी कोई चीज़ t उसको u के एलिमेंट्स को ज़ीरो पे मैप करेगा तो वो चीज़ कर्नल से बिलोंग कर जाएगी। इसका मतलब u1 माइनस u2 जो है वो कर्नल से बिलोंग कर गया, लेकिन कर्नल के अंदर तो सिर्फ ज़ीरो है। इसका मतलब ये जो भी चीज़ कर्नल से बिलोंग कर रही है वो सिर्फ ज़ीरो ही हो सकती है, और इसका मतलब u1 इज इक्वल टू u2 आ गया। लिया ये था, वेरीफाई ये कर दिया, इसका मतलब t1 to 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये थ्योरम प्रूव किया कि अगर t एक होमोमॉर्फिज्म यानी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर t 1 to 1 मैपिंग है तो फिर कर्नल ऑफ t में सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, और अगर कर्नल ऑफ t में सिर्फ आइडेंटिटी आएगा तो t एक 1 to 1 मैपिंग होगी। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई किया है, इसको आप लोग चेक करिएगा। मैं इससे आगे लेके चल रहा हूँ बात को। नेक्स्ट नंबर के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक एक देखना है, और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यानी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये है जी आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन।
अच्छा, अब ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसको आप लोग देखिएगा सब लोग कि अगर मेरे पास जो है दो वेक्टर स्पेसिस हैं u एंड v आर टू वेक्टर स्पेसिस, ये दो वेक्टर स्पेसिस हैं और t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v पे, यानी एक होमोमॉर्फिज्म है जी। t जो सा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेटा अगर ये दोनों वेक्टर स्पेसिस हैं तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ये वेक्टर स्पेसिस होंगी तो इसकी लाजमी कोई ना कोई बेसिस होंगी। लेट b इज इक्वल टू u1 u2 सो ऑन un। ये मैंने एक बेस ले ली, is a basis of u, is a basis of u, and v steric which is equal to v1 v2 so on is a basis of v। ये मैंने दोनों की बेसिस एक्सप्लेन कर दी। अच्छा देखो, अब बात ये है कि अगर u का एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का तो t ऑफ u जो सा वो v का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे एलिमेंट्स बेसिस के अंदर हैं u की तो ये सारे u के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब जब इन पर t अप्लाई होगा यानी tu1 tu2 तो ये सारे किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये सारे फिर v में चले जाएंगे। और v एक वेक्टर स्पेस है और v स्टेरिक उसकी बेसिस हैं। अगर ये सारे एलिमेंट्स v के हैं और ये इसकी बेसिस हैं तो आपको पता है बेसिस की सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि उनका लीनियर स्पैन जो है वो v जनरेट करता है। मींस v के हर एलिमेंट को इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब है अगर tu1 जो है वो v का एलिमेंट है तो लाजमी tu1 को इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है। कांस्टेंट मैंने इसका नाम a1 a2 भी रख सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनकी सिमिलैरिटी रखने मतलब ना आने के लिए हम लोगों ने एक सीक्वेंस रखने के लिए a1 a2 की जगह यूज़ किया a11 a12 सो ऑन a1m vm। देखो इन सारों की लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में ये एक एक करके सारे लिखे जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ पहला लिखा है। सेकेंडली अगर मैं tu2 देखूं तो वो इनकी लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में ऐसे लिखा जाएगा a21 v1 a22 v2 सो ऑन a2m vm। जितने एलिमेंट्स हैं ऐसे करके जो लास्ट वाला है वो भी इनकी लीनियर कम्बिनेशन में ऐसे लिखा जाएगा। ये nth एलिमेंट है u का तो an1 v1 an2 v2 प्लस सो ऑन anm vm। तो इस तरह करके इन सारे एलिमेंट्स को लिखा जा सकता है। अब अगर इन्हें एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इनको भी और इसको भी तो यहाँ हमारे पास एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आता है और वो कैसा आ रहा है मैट्रिक्स, वो कुछ ऐसे आएगा u1 u2 अप टू un। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आएगा a11 a12 अप टू a1m a21 a22 अप टू सो ऑन a2m एंड सो ऑन an1 an2 सो ऑन anm। और यहाँ v टाइप के एलिमेंट्स जो से हैं वो लिखे गए हैं, ये v1 लिखा हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है इनका इसका जो अगर मैं नाम रख लूँ मैट्रिक्स C तो C का जो ऑर्डर है वो nm है। इसका जो ट्रांसपोज है उसे कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप लोगों ने टॉपिक इसको देखना है कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जनरेट किया जाता है, कि वो इन मैट्रिक्स जो इसका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने से आएगा। तो ये हम लोग अभी क्वेश्चंस की शक्ल में देखेंगे ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जनरेट किया जाता है। मसलन पहला ही सवाल मैं इसका मतलब ये है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मतलब ये हुआ कि आपके पास क्वेश्चन इस शक्ल में आएगा कि आपको एक मैपिंग दी जाएगी और दो वेक्टर स्पेसेस आपको बताई जाएंगी, उसके बाद उनकी बेसिस आपको डिस्कस की जाएंगी और आपने क्या करना होगा, जिस पे मैपिंग अप्लाई हो रही होगी उनके बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे अप्लाई करनी है जो उसने दी होगी क्वेश्चन के अंदर, कि उसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ v के जो b स्टैरिक है यानी v की जो बेसिस हैं उनके एलिमेंट्स की शक्ल में आप लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा करेंगे। फिर उनके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाया करेगा। इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं और मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। तो पहला ही सवाल आपके नोट्स पे जो मौजूद है मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि कहता है कि आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स
ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम V3R टू V3R। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपकी दो बेसिस होंगी वो बेसिस दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये V3 से V3 पे ही डिफाइंड है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइंड है, वो कहता है जब वो V3 के एक एलिमेंट ABC पे लगेगा तो उसका आंसर आया करेगा 2B + C A-4B। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप नोट से टैली करिएगा। वो कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन है टी जब इसके एलिमेंट पे लगता है और इसका एलिमेंट आंसर में जो आता है वो इस तरह करके ट्रांसफॉर्म होके आता है। वो कहता है कि ये मैपिंग दी हुई है और आपने फाइंड करना है एक मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू बेसिस। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बेसिस दी हुई है उसने, स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 1 0 1 0 0 0 1। तो अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि ये जो u के एलिमेंट्स, यानी ये समझ लो अगर u है और ये v है, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें लेफ्ट साइड पर t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un लिखा हुआ था। इसका मतलब t इन पे अप्लाई करेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उसने दी है। मसलन पहले के ऊपर यानी ये वाले जो उसका बेसिस का एलिमेंट है उस पर अप्लाई करेंगे, तो जहाँ a है वहाँ 1 आना है, b की जगह 0 आना है, c की जगह 0 आना है, वो यहाँ देखेंगे। जब बेटा b की जगह 0 और c की जगह 0 लगाओगे तो ये तो पहला आंसर तो 0 हो जाएगा। a-4b का मतलब है a की जगह 1 आएगा, b की जगह 0 आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3 × a का मतलब 3 × 1 आएगा तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही जब ये दूसरे एलिमेंट पे लगेगा 0 1 0 के ऊपर, ये a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ a b c की वैल्यूज़ लगेंगी। a की जगह 0 पुट करेंगे, b की जगह 1 पुट करेंगे और c की जगह 0। b की जगह जब 1 पुट होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा पहला कंपोनेंट, b की जगह 1 पुट करोगे, a की जगह 0 पुट करोगे तो -4 आ जाएगा। ऐसे जो तीसरा एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि a 0 है तो ये सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट वाले एलिमेंट है 0 0 1, वो जब उसके ऊपर ये अप्लाई होगा तो सिर्फ c की जगह 1 आएगा। इसका मतलब पहले एलिमेंट 1 आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये मैपिंग आपने जब इसका आंसर निकाला तो इनको अब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, क्योंकि V3 पे ही मैप है तो इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में इन्हें कैसे लिखा जा सकता है, 0 × 1 0 0 प्लस 1 × 0 1 0 प्लस 3 × 0 0 1। ऐसे बेटा इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 1 0 0 -4 × 0 1 0 और लास्ट में 0 × 0 0 1। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको जी 1 × 1 टाइम्स 1 0 0 0 टाइम्स 0 1 0 एंड लास्ट में फिर 0 टाइम्स 0 0 1 करके लिखा जा सकता है। तो इनके कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स आपने बनाना है। इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड जो आपका कोफिशेंट का मैट्रिक्स T आएगा, मैट्रिक्स T विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दीज कोफिशेंट्स। पहला है जी 0 कोफिशेंट, फिर इसका 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर -4 है, फिर 0 है, ऐसे ही 1 है, 0 है, 0, तो इसका ट्रांसपोज आएगा 0 1 3 2 -4 0 1 0 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैट्रिक्स ऑफ टी होगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास V3 से V3 पे ही या U से U पे ही मैपिंग के लिए कोई कहता है और बेसिस भी जो आपको देता है स्टैंडर्ड बेसिस कहता है, तो वो से देखो सिंपली यही वो मैट्रिक्स है जो यहाँ लिखा गया है। तो वो आप इस तरह उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में लिख के तो फिर उसकी इसका ट्रांसपोज लेके इसका मैट्रिक्स बनाया करेंगे। लेकिन ये सिर्फ स्टैंडर्ड मैपिंग स्टैंडर्ड बेसिस की दफ़ा होगा। लेकिन जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आता है तो अब ये काम बदल गया, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। अब आपको बड़ा ध्यान से इसका काम दिखाना है आपने। 1 1 0 ये बेसिस आ गई हैं और इन बेसिस की मदद से अब आपने V3 से V3 पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहले उसको अप्लाई करना है इनके ऊपर, और फिर इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में वो जो आंसर्स आए होंगे उन्हें लिखना है। वो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ज़रा देख। बेसिस अब हम लोगों ने लेनी है वो ये हैं। तो अगर ये बेसिस हैं तो T इनके ऊपर एक एक करके अप्लाई करते हैं। जब T 1 1 1 पे अप्लाई होगा
तो ए बी सी की जगह 1 1 लगाओगे तो यहाँ 2 + 1 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 1 लगाया तो ये -3 आ जाएगा। ए की जगह 1 लगाया तो ये पहली बेस के ऊपर जो पहला कंपोनेंट है उसके ऊपर अप्लाई करने से ट्रांसफॉर्मेशन ये आंसर आ रहा है। उसके बाद 1 1 0 है, उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो ए और बी की जगह 1 1 आना है, सी की जगह 0 आना है। ओके, ए और बी की जगह जब 1 1 लगाएंगे तो ये पहला कंपोनेंट 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 1 आएगा -4 आएगा विच इज़ -3, और यहाँ 3 के साथ ये आएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो ये सेकंड इसकी कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है। ऐसे लास्ट में 1 0 0 का मतलब है ए की जगह सिर्फ 1 आना है, बी और सी 0 हो जाएंगे तो पहला कंपोनेंट भी 0, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब आपने जो टी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करना है वो कैसे आएगा, वो एक्चुअल में इनके लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखा जाना चाहिए। यानी यहाँ मुझे एक्स वाई जी जिनके नाम रख रहा हूँ वो चाहिए, वो इसके अंदर भी चाहिए, इसको भी इस शक्ल में लिखना है, इस शक्ल में इसको भी लिखना है, और जो लास्ट वाला है उसको भी ऐसे लिखना है, लेकिन उसमें एक्स वाई जी सबके डिफरेंट होंगे जिससे ये आंसर आ रहा हो। लीनियर कम्बिनेशन हमने चेक करना है, तो ये हमारा टारगेट होगा कि हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों के पास जो ये जी एक्स वाई जी है वो क्या आए, इसके लिए अलहदा देखना है, इसके लिए अलहदा और इसके लिए अलहदा। तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्म जनरेट करते हैं कि अगर मैं इस तरह वाले वेक्टर का नाम ए बी सी रख लूँ तो हमने ए बी सी को इनकी शक्ल में लिखना है जी, और हमारा टारगेट है हमने एक्स वाई जी जो उनसे वो फाइंड करना है। तो बेटा आप इसको पहले ही इस शक्ल में लिख के ज़रा इसको सॉल्व करें। तो एक्स कंपोनेंट बन रहा है इसका एक्स + वाई + जी, और यहाँ एक्स कंपोनेंट है ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, फिर आ रहा है एक्स + वाई + 0, और ये बराबर आ रहा है बी के, और जो सी है थर्ड कंपोनेंट वो सिर्फ एक्स आ रहा है। तो इन तीनों को अगर सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू तो आती है सी, यहाँ सी लगाएं उधर जाकर माइनस, तो वाई की वैल्यू आ जाती है बी - सी, और ये दोनों उठा के जब यहाँ लगाओगे जी निकालना हो तो a - x - y -x का मतलब ये, और ये माइनस करें तो ये ऐसे आएगा, इसका मतलब है a - b z की वैल्यू है। इन तीनों बातों को ज़हन में रख कर तो आप यहाँ x y z लिख सकते हैं। मसलन इस क्वेश्चन के अंदर ये a है, ये b है और ये c है, तो बेटा गौर से देखो a की जगह जो x की वैल्यू वो c है तो c की जगह 3 आएगा, इसका मतलब है ये तो 3 आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट। y कैसे आएगा, y बेटा बराबर है b - c के, b - c का मतलब -3 तो ये 6 आ जाएगा। आप इसको अब खुद वेरीफाई करिएगा, यहाँ -6 आएगा। तो ये कोफिशिएंट्स आते जा रहे हैं, इसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। z बेटा बराबर है a - b के, a यहाँ 3 है, -3 प्लस होगा उसके अंदर तो ये +6 आ जाएगा, इसका मतलब है ये +6 आ गया। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है ना, जिसका ट्रांसपोज लेना है आखिर में, उसकी पहली रो हमें मिल गई है, उसका कोफिशिएंट्स जो हैं 3 - 6 6। उसके बाद ये वाला x कैसे आएगा, ये वाला x इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये a है, ये b है और ये c है, तो x c के बराबर था, यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3 आएगा, इसका पहला कोफिशिएंट इसका भी 3 है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा y है वो कैसे आएगा, y था b - c के बराबर, b यहाँ -3 है, c 3 है, तो फिर यहाँ -6 आ गया, इसका मतलब बाई चांस ये फिर -6 है, यहाँ भी -6 आ रहा है। अच्छा, z जो सा सिंपल a - b है, a - b का मतलब है 2 + 3 होके ये +5 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ 5 आ जाएगा। सिमिलरली x यहाँ c है, ये a है, ये b है, c है, c 3 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद y जो सा b - c है, 1 - c तो ये -2 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ -2 आ रहा है। और उसके बाद z जो सा है सिंपल a - b है, तो a - b -1 कहलाए, -1 बनेगा, तो ये -1 आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज आएगा 3 - 6 6, 3 - 6 5, 3 - 2 -1। तो ये है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको ये प्रूफ करवाया है, आप इसे नोट से टैली करेंगे और अप्लाई करेंगे। इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन और है नोट्स पे लिखा हुआ, उसको भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपका टास्क ये होगा कि आपने नेट से सर्च करना है ऐसे क्वेश्चन जिनमें मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाता है मैपिंग के थ्रू, तो या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, तो वो देखना है आप लोगों ने। अब जो मैपिंग हम देख रहे हैं वो टी जो सा है बेटा वो R3 से, यानी वो ज़रूरी नहीं है एक ही डायमेंशनल की स्पेस हो, R3 से R2 पे जो सा ना वो मैप कर रहा है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये किस तरह की बेस हैं,
कि R3 के एलिमेंट्स x बाई z के ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो आंसर आता है 2x माइनस 4y प्लस 9z कॉमा जो इसका सेकेंड कंपोनेंट है 5x प्लस 3y माइनस 2z 5x प्लस 3y माइनस 2z। तो बेटा ये 3 डायमेंशनल के कंपोनेंट है और ये 2 डायमेंशन है, इसीलिए R3 से R2 में मैपिंग है। और वो कहता है कि इसका जो आपने मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है T फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अब स्टैंडर्ड बेसिस जो सी हैं इसकी तो होंगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और जो इसकी आएंगी जो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं आपको बताया हुआ मैंने 1 0 एंड 0 1। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पे तो हम इसके ऊपर ये अप्लाई करने लगे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसकी जो u1 u2 u3 पे और आंसर v1 v2 की शक्ल में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा x की जगह 1 और बाकी जो y z है उनकी जगह 0 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और x की जगह 1 आएगा तो ये 5 आ जाएगा। और इसको इसकी स्टैंडर्ड बेसिस की शक्ल में लीनियर कम्बिनेशन में लिखना विच कैन बी रिटन एज डायरेक्टली लाइक दिस। ऐसे जब 0 1 0 के ऊपर ये मैप होगा, x की जगह 0 y की जगह 1 आएगा तो ये -4 आएगा, ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये -4 है। y की जगह 1 आएगा तो ये 3 है, इसका मतलब है -4 टाइम 1 0 प्लस 3 टाइम 0 1 आ जाएगा। तो ये वो कोफिशिएंट्स आते जा रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। लास्ट के ऊपर लगेगा 0 0 1, तो इसका मतलब सिर्फ z1 है विच इज़ 9 हो जाएगा। ये यहाँ z1 आएगा तो ये -2 हो जाएगा, बाकी दोनों सिफर हो जाएंगे। इसका मतलब 9 × 1 0 और -2 × 0 1 आएगा। इसका मतलब है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनका ट्रांसपोज बनेगा इन कोफिशिएंट्स का 2 5 -4 3 9 -2, और ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो आएगी 2 -4 9 एंड 5 3 -2। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। आप लोगों को मैंने आज सिखाया है कि व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म, और फिर उसके बाद कर्नल ऑफ टी क्या है, रेंज ऑफ टी क्या है, वो दोनों बेस जो सब स्पेसिस कैसे बनती हैं। उसके बाद कर्नल ऑफ टी जो सा उसको डिफ़ाइन की है, उससे रिलेटेड एक हमने थ्योरम देखा है, टी जब 1 to 1 होगा तो कर्नल ऑफ टी के अंदर सिर्फ 0 आएगा, या कर्नल ऑफ टी अगर सिफर होगा तो टी जो सा वो लाजमी 1 to 1 होगा। उसके बाद हमने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा और इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम चलेंगे रैंक एंड नलिटी थ्योरम है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका प्रूफ करवाऊंगा आपको। और रैंक नलिटी थ्योरम के साथ उनसे मैं आप लोगों को ये भी याद करवा दूं कि पीछे एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, वो आइसोमॉर्फिज्म की बेस पे है। वो बेशक हमारे सिलेबस के अंदर वो टॉपिक मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने वो जो थ्योरम के ऊपर शॉर्टकट लगा के आइसोमॉर्फिज्म यूज़ कराना है, तो उसका ज़रूर आपको पॉइंट समझा के तो फिर उसके क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ आऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।